कर्ज में डूबे मुल्क के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए ना तो रोटी है और ना ही चूल्हे के लिए गैस। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जैसे ही मुल्क से दिवालिया होने का इकरार किया, महंगाई ने मिसाइल वाली रफ्तार पकड़ ली। ये अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। दानेदारों को मोहताज पब्लिक अपने लिए मौत की गुहार लगा रही है। कोई कहता है कि एटम बम फोड़ दो, कोई कहता है कि जहर दिला दो। बिल्कुल अराजकता के दौर में पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। कंगाली की मार चल रही है। क्यों भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना देखने वाला पाकिस्तान आज 290 बिलियन डॉलर्स कर्ज के नीचे दबा हुआ है? क्यों पीओके रेजिडेंट्स भारत से जुड़ने को तैयार हैं? क्या सच में पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं? पाकिस्तान की आवाम क्यों है भूख से बेहाल? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। पाकिस्तान में फिलहाल बहुत सारे मेजर डिसीजंस लिए गए इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। इंपोर्टेड ऑयल से डिपेंडेंसी कम करने के लिए, एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक बिल पास किया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। एनर्जी कंजप्शन में 50% कम करने की बात की गई। मौजूदा हालातों की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और सियासी लोग बाहरी मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। अभी के हालात देखते हुए पाकिस्तान में मार्केट एरिया को रात 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाता है। रेस्टोरेंट्स और मॉल्स को भी रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाता है। एलईडी बल्ब्स के मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस्ड होंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। वहां लोगों के लिए सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो चुका है। खाद्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। खाद्य सामान जैसे आटा जैसी जरूरी सामग्री को खरीदने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये स्थिति क्यों आई? एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से अच्छी थी। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के मुकाबले काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी भारत से अच्छी थी। 1947 में बंटवारे के वक्त भारत के राजस्व का 17% और सेना का 35% पाकिस्तान को विरासत में मिला। तब पाकिस्तान के सर पर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं था। आंकड़ों के मुताबिक तब डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। उस समय भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों के पास रेफ्यूजीज को संभालने का एक बड़ा संकट था। शुरुआती दौर में देखा जाए तो पाकिस्तान खुद को स्टेबल करने में और कश्मीर को हासिल करने में रह गया। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना करी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन और ग्रोथ रेट 1.8% देखा गया था। अनस्टेबल सरकारें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो ना होने का सबसे बड़ा कारण बनी रही। फिर आया साल 1958। आर्मी ने पाकिस्तान की सियासत अपने हाथों में ले ली। जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद ही अयूब खान ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इस एरा में पाकिस्तान ने एक नए सिरे से ग्रोथ करने की कोशिश करी और 1958 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 5.8% रही। उस वक्त में साउथ एशिया में और देशों के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना तेजी से ग्रो कर रहा था। 1961 की जंग ने इस ग्रोथ को पीछे रोक दिया। 1961 की जंग के बाद अगले 5 सालों में 20% की गिरावट दिखी। फिर आया साल 1971। पाकिस्तान के गलत सियासतकारों की नीतियों की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश अलग हो गया, जिस वजह से पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी में डाउनफॉल देखना पड़ा। फिर आया जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर। अली भुट्टो का झुकाव थोड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा था, पर उनके कई फैसले पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सही नहीं थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस एंड कई इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बंद ही कर दिया। 1977 में जब भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत से बेदखल कर दिया गया, तब पाकिस्तान की जीडीपी $15.13 बिलियन थी। फिर आया जियाउल हक का दौर। जियाउल हक ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद को संभाला और 17 अगस्त 1988 को एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। इस दौर में पाकिस्तान ने ग्रोथ तो करी, पर दूसरे देशों की मदद लेकर। इस दौर में पाकिस्तान पॉलिसीज को आईएमएफ ही फंड कर रही थी। असल में 1950 में ही पाकिस्तान ने आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था। 1958 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से $2.5 करोड़ का कर्ज लिया था। 1980 तक कई बार पाकिस्तान आईएमएफ से करोड़ों डॉलर का लोन लेता रहा। अफगान सोवियत वॉर के कारण पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद के नाम पर $5 से $7 बिलियन का कर्ज लिया। फिर 1983 में पाकिस्तान ने अमेरिका से $3.2 बिलियन की मदद ली।
80 के दशक में ही नारकोटिक ट्रेड ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाले रखा, साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्ज 900 मिलियन डॉलर पार कर चुका था। फिर आया साल 1998 जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। इस गलती ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। अब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.5% रह गई। अब बात आती है 1999 की। भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जमीन पर लाकर रख दिया। चाइना की मदद और IMF के सुझावों को मानती हुई पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पर आने लगी। चाइना भी अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को मदद करता रहा। 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से डगमगाने लगी। 2018 में भी सऊदी, USA और चाइना से लोन लिया गया। बीते वर्ष 2019 में फिर से इमरान खान सरकार ने IMF से $1 बिलियन का कर्ज लिया। दुर्भाग्य ये रहा कि 2020 के शुरू होते ही कोरोना की चपेट में आकर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने दम तोड़ दिया। साथ ही साथ बाढ़ ने भी पाकिस्तान की हालात बद से बदतर कर दी। जैसा कि हमने अब तक बताया कि पाकिस्तान की सरकारें कैसे बदली, पाकिस्तान की इकोनॉमी, GDP, ग्रोथ रेट, इन सब में कैसे उतार चढ़ाव आए। अब पाकिस्तान में मौजूदा हालातों की बात करें तो गैस, डीजल, पेट्रोल को आप छोड़ ही दो, बल्कि एक रोटी के लिए पाकिस्तान की आवाम मोहताज हो रही है। उनके पास विमानों को उड़ाने के लिए भी ईंधन नहीं बचा। कई शहरों में तो विमान सेवा ही रोकनी पड़ी और एयर एम्बुलेंस सेवा तो बंद ही कर दी गई। अभी के समय में पाकिस्तान को निवेशकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को रेडी ही नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो 13 फरवरी को पाकिस्तान के पास $270 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हो चुकी है। आगे जैसे कोई भी अपडेट आएगा हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद।